डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे से मैं राजेश तिवारी। और आज भदोही जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से लेके शहर बाजार तक, जहां तक कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर पब्लिक में काफी चर्चा होती है और लोगों को उत्सुकता रहती है उनके जानकारियों के बारे में जानने के लिए। और इसी संबंध को लेकर के और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम कलेक्टर सभागार के पास, अपने जिलाधिकारी महोदय के पास हम मौजूद हैं। और आइए हम उन मुद्दों पर कुछ जिलाधिकारी महोदय गौरांग राठी जी से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों जनता में एक संदेह बना रहता है जिसे लेकर के कि मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है, या किन किन मुद्दों को पर ये चर्चाएं होती हैं। सारे मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए बैठे हैं और कुछ जानकारियां लेते हैं अपने जिलाधिकारी महोदय गौरांग राठी जी से। सर नमस्कार। और भदोही जनपद के में बतौर जिलाधिकारी प्रथम आगमन पर जनपद डीएनआई टुडे टीम की ओर से और भदोही जनपद की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। जिले के अफसरान जब से आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप जब से यहाँ बतौर जिलाधिकारी आप आए हैं, तो जिले के अफसरान और कर्मचारियों के ड्यूटी के समय पालन का अनुभव आपका कैसा है? ऐसा होता है कई बार कि जो छोटे जिले होते हैं उनमें वर्क कल्चर इस प्रकार की ढल जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उसका रिव्यू है वो हाईएस्ट स्तर से कई बार नहीं होता, तो उसकी वर्क प्रणाली में पहली बार कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ छोटे जिलों में वो उतना परिलक्षित नहीं हो पाता जिस प्रकार से शासन एक्सपेक्ट करता है। तो शुरुआत में 2-3 डिपार्टमेंट्स थे जिनके बारे में इस प्रकार की बात सामने आई कि उसमें शीर्ष अधिकारियों द्वारा समय का पालन नहीं किया जा रहा था। उसमें कठोर कार्रवाई भी हुई और के अगेंस्ट सस्पेंशन की कार्रवाई हुई और अब वो मुख्यालय संबद्ध है। तो उसके बाद अब हमारा जो समय से अनुपालन और इनफैक्ट न केवल समय से, शासन की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए बियॉन्ड समय भी विभागों को रुकना पड़ता है। अगर हम कलेक्ट्रेट की बात करें तो यहाँ भी अमूमन 8 से 9 बजे रात में बच जाते हैं कार्य करते हुए, तो जो कि वेल बियॉन्ड टाइम है 5 बजे के बाद। तो अब उस प्रकार की समस्या नहीं है और इसमें हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, चाहे वो किसी पॉलिसी मैटर का हो या जनता की शिकायतों का हो, वो करें। जैसा कि सर अभी संयुक्त टीम बनाने की घोषणा की गई है अब एसपी साहब और आपकी तरफ से, तो तहसील एवं समाधान दिवसों में शेष बचने वाले मामले जो होते हैं वो फॉलोअप देने के बावजूद भी दिन पर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पब्लिक में एक इस तरह की बातें आती हैं सर कि इन मामलों को जो है राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जो है पूरी तरह से उनका निस्तारण नहीं कराया जा रहा है और ऐसे मामले दिन पर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पूरी सक्रियता के साथ उन पर फॉलोअप किया जा रहा है। तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, जब प्रकरण हमारे पास शिकायतें बढ़ती हैं तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला ये, या तो पहली बार निस्तारण नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा पॉजिटिव कारण ये भी होता है जब व्यक्ति को लगता है कि रिस्पॉन्स मिलने लगा है और शिकायतों का निस्तारण हो रहा है, तो भी एक बार को एक पीक आता है शिकायत प्राप्ति का। अगर हम जनपद की बात करें तो लगभग 2500 से अधिक समस्याएं प्रतिमाह औसतन जनपद में आती है, 2100 से 2500 के बीच में। और जहां हम अगस्त में करीब 1500 से 1600 फीडबैक हमारे संतुष्ट हुआ करते थे इन समस्याओं के निस्तारण में, आज वो संख्या घट के 300 के करीब पहुंच गई है पिछले 3 महीनों की। अगर हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बात करें तो हमने इसमें जन संवाद दिवस के माध्यम से, जिसमें असंतुष्ट जिन लोगों का फीडबैक था उनको विशेषकर 2 दिन पहले फ़ोन करके बुलाया जाता है और उस कर्मचारी के सामने उसकी सुनवाई होती है जिसने इसका निस्तारण किया कि आप इसकी कौन सी बिंदु से संतुष्ट नहीं है। तो जन संवाद दिवस के लगातार आयोजन से जो प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है और आज भी किया गया, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ा है। समाधान दिवस और तहसील समाधान दिवस है और तहसील समाधान दिवस है, इसमें जो प्रकरण होते हैं, जैसा आपने देखा कि लगातार संख्या में लोग होते हैं, तो उन प्रकरणों को पहले से चिन्हित कर लिया जाता है जिसमें रिपीटेड एप्लीकेशन है और मेरे द्वारा या फिर एडीएम साहब द्वारा या फिर सीडीओ साहब द्वारा वो पहले से चिन्हित करके ले जाए जाते हैं उस तहसील में कि उनकी सुनवाई उस दिन हो जाए और उनको सूचित भी कर दिया जाता है जो जटिल प्रकार के हैं। कुछ समाधान जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें पुनः रिपोर्ट या पुनः कुछ देखने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी प्रकरण सामने आते हैं कि महिला आती है कि मुझे आवास नहीं मिला, जब 5 या 10 मिनट का टाइम लेके वीडियो से मंगवाई जाती है रिपोर्ट, तो उसमें फोटो के साथ रिपोर्ट आती है कि सर देखिए अपने ये पक्के मकान के सामने खड़ी है। फिर एक महिला कहती है कि नहीं साहब ये मेरा मकान है तो
पर इसमें कमरे 3 हैं और हम लोग भाई 4 हैं, तो एक बार पुनः दिखवा लीजिए। या ये कहती है कि साहब इसके बावजूद भी हम नहीं रह पा रहे हैं, हमारे ससुर हमको रखना नहीं चाहते, तो फिर एक बार दोबारा दिखाया जाता है कि अगर इस प्रकार की समस्या है और किस प्रकार से आवंटन किया जा सकता है। तो ऐसे कई बार उसकी एक लूप और बढ़ता है और उसका निस्तारण फिर एक स्टेप और आगे जाकर करना पड़ता है। कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसी बातें सुनने में आती हैं सर, ये जैसे कि पब्लिकली ये बातें सामने आती हैं कि फील्ड के राजस्व कर्मी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी बातें समाज से निकल के आती हैं, तो इनके संबंध में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? जब इस प्रकार की समस्या हमारे सामने या कोई इस प्रकार की बात चिन्हित करके लाता है, तो उस पर एक तो कार्रवाई करने का जो हमने सिस्टम बनाया है, उसमें हम सीनियर अधिकारी के स्तर से ही इसमें रिपोर्ट लेते हैं। अगर मान लीजिए राजस्व लेखपाल के अगेंस्ट कोई शिकायत आई है, ये भी शिकायत आई है कि अतिक्रमण हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कम से कम तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी ही जाकर उसको देखते हैं। और अभी विगत 6 माह में करीब 50 से अधिक हेक्टेयर भूमि तहसील भदोई में तालाब की भूमि चिन्हित करके उसको ये हटाया गया। हम लोग नरथुआ में, आप लोग जानते हैं कि बहुत पुराना अतिक्रमण जो तालाब पे था, वो भी अभी हाल ही में करीब 27 भवन हटा के, जो कि जटिल कार्रवाई होती है, उसको करके हटाया गया। तो लगातार हमारी तरफ से प्रयास जारी है कि हम लोग इस तरह के प्रकरण जिसमें कब्जे हैं उनको हटाया जाए। और राजस्व कर्मी अगर इस प्रकार का संलिप्त है, एक के अगेंस्ट कार्रवाई भी हुई, जिनके अगेंस्ट विजिलेंस की कार्रवाई हुई थी, तो अगर किसी भी मैलाफाइड इंटेंशन से, या तो धन के प्रभाव में या किसी और प्रकार के प्रभाव में, अगर वो वहाँ पर अतिक्रमण नहीं रोक पा रहा है, तो हम लगातार उस पर कार्रवाई भी करेंगे। एक के अगेंस्ट कार्रवाई ऑलरेडी की है, कुछ का वेतन भी रुका है, और सस्पेंशन की कार्रवाई भी की जाएगी अगर ये अतिक्रमण जो हमने टाइमलाइन दी है फरवरी और मार्च में, उसमें कम नहीं होता है। इसमें लिप्त जितने अधिकारी कर्मचारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल। जनपद के कई जगहों पर सर सड़कों की हालत जर्जर नजर आती है, नाली और नालों का निर्माण सफाई नहीं हो पा रहा है। क्या इसे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही मानी जा सकती है? हम लोगों ने जितनी जर्जर सड़कों का गड्ढा मुक्ति का कैंपेन किया था, उसमें गड्ढा मुक्त एक्चुअल में हुई है। और अभी हमने उप मुख्यमंत्री जी को लगभग 40 किलोमीटर से ऊपर जनपद में भ्रमण भी करवाया, तो उसमें कोई भी ऐसा पैच या कहीं भी, जबकि औचक भी कुछ मूवमेंट हुआ था करीब 10 किलोमीटर, इस प्रकार का नहीं आया। तो हमारे यहाँ जिनकी 5 साल से ऊपर अवधि हो चुकी है सड़क निर्माण की, वो एक नव निर्माण में इसमें आ जाते हैं श्रेणी में। और 2022-23 के जो स्वीकृत प्रोजेक्ट हैं, वो दिसंबर में स्वीकृत हुए थे, तो ठंडी होने के कारण, जैसा कि हम जानते हैं, सड़क निर्माण नहीं होता। हमारी 12 सड़कें जो नव निर्माण में हैं, वो मार्च माह तक पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो हम जानते हैं कि कंक्रीट प्लांट सब स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, उत्तर भारत में इनफैक्ट। जहाँ तक बात नाली और नालों के निर्माण की है, तो कहीं ना कहीं वित्तीय संसाधन एक सीमित होते हैं, तो सारा निर्माण एक साथ होना पॉसिबल नहीं होता। शहरी क्षेत्र का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो नाली निर्माण का रुका हुआ हो। सूर्यावा में मेरे द्वारा भ्रमण किया गया उदाहरण के तौर पे, वहाँ पे एक पैच है जिसमें नव निर्माण की जरूरत है, पर उसका जो एस्टिमेट था वो अकेले नगर पंचायत को जो प्रावधानित फंड है उसमें पॉसिबल नहीं था, तो क्रिटिकल गैप से करके उसको करेंगे। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं से वित्त पोषण की कोशिश की जाती है और उसको 1-2 साल में कंप्लीट करवाने की कोशिश रहती है। ये आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, चिन्हीकरण। ग्राम पंचायत निधि भी जल्द प्राप्त हो जाएगी फरवरी माह में, तो पुनः जोर शोर से जो बचे हुए थोड़े बहुत पैचेस हैं उनका कार्य भी हो जाए। सर, जनपद में जैसे कि उच्च अधिकारियों के द्वारा और शासन और प्रशासन दोनों के द्वारा कुछ ऐसे निर्देश दिए जाते हैं तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में, ग्रामीण में जो योजनाएं बनती हैं कार्य करने का, तो कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं को समय से पूर्ण न होने का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? 2 तरह की परियोजनाएं होती हैं जिनमें जब विलम्ब होता है उसके पीछे विभिन्न कारण होते हैं। पहला उस तरह की योजनाएं हैं जिनमें किसी प्रकार की जांच घटित हुई, कोई अनियमितता पाई गई, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट फर्दर जब तक जांच चल रही है तब तक के लिए रुक जाते हैं। अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो करीब 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं हमारे, जिसमें जैसा कि आप अवगत हैं, शरशैया अस्पताल है, इसके अलावा हमारा एक CHC है भोली में, पॉलीटेक्निक है, ITI है। इस प्रकार से ये 4 प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं जो SIT जांच घटित होने के कारण यूपी राज्य निर्माण निगम के जो उस समय अधिकारी रहे होंगे, तत्समय अधिकारी कर्मचारी, उसकी वजह से रुके हुए थे। हालांकि उसको लगातार परस्यू किया गया
और अब स्थिति ये है, कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि एसएटी पैरेलल चलती रहेगी और हम लोग इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स इस प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लोकल इशू होता है, जैसे कि ज़मीनी विवाद है, हाईकोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है, या शासन से प्रथम किस्त आई है, द्वितीय किस्त अभी उसकी नहीं आई थी। तो जैसा कि पानी की टंकी का निर्माण जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा था, उसमें देखा जा सकता है। इन विषयों को परस्यू करके सॉल्व करवाने की लगातार जिला प्रशासन की कोशिश रहती है। और ऐसे ही हम लोगों ने 2-3 इश्यूज़, जैसे कि सड़क निर्माण का कार्य था सुरियावा में, इब्राहिमपुर में सड़क निर्माण थी, मम्हर में थी, इनको हमने लोकली सॉल्व करवाया है। और अल्पसंख्यक कल्याण के भी जो उसमें द्वितीय किस्त थी वो भी शासन ने रिलीज़ कर दी है। तीसरा कारण जो लापरवाही का कारण है वो अक्षम्य होता है, और उसको हम लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से, जो प्रत्येक माह हमारी 2 बार होती है, उसके माध्यम से उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 कारणों से मुख्यतः परियोजनाओं में विलम्ब होता है, और तीनों को सॉल्व करने के अलग-अलग तरीके हैं, और उसको हम लगातार प्रयास करके कोशिश करते हैं कि सॉल्व। कुछ मामले सर आपके पास और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास ऐसे आते हैं, कुछ शिकायतें करने वाले बिचौलियों के जरिए, फर्जी शिकायतें करने वाले बिचौलियों के जरिए पैसे का या किसी लालच का या किसी भी चीज़ों की बातें करके ऐसे मामलों को सुलह सपाटे के द्वारा सिलटाने के कार्य किया जाता है। जालसाज और धोखेधड़ी करने वालों के खिलाफ कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जालसाज और धोखाधड़ी का जो प्रकरण है, उसमें व्यक्ति अमूमन शिकायत तो कर देता है, पर किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं ला पाता, और साक्ष्य के अभाव में कभी कभी उसके अगेंस्ट कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। तो थाने पे दर्ज बिल्कुल हो रही है शिकायतें, और इसमें वापस सब दोनों पक्षों को बुला के कोशिश ये रहती है कि जहाँ साक्ष्य का अभाव है वहाँ पर हम लोग एक जस्टिस को, नेचुरल जस्टिस को, प्राकृतिक न्याय व्यक्ति को मिले, उसके क्रम में कोशिश करते हैं कि दोनों पक्षों को बुलाया जाए, किस प्रकार की समस्या थी सॉल्व करवाया जाए। और ये देखा गया है कि अगर हमारे अधिकारी से संवाद व्यक्ति का शिकायत निस्तारण के लिए अच्छा है और हमारे अधिकारी कर्मचारी अवेलेबल हैं, तो ये बिचौलियों की जो भूमिका है वो अपने आप अनायास ही कम हो जाती है, और इन लोगों का कोई स्थान नहीं रह जाता। तो दोनों तरीकों से, प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों तरीकों से इसको कम करने की हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों में शिक्षा मित्रों की मनमानी रुक नहीं पा रही है सर, तमाम ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? शिक्षा मित्रों के संबंध में हालांकि हमारे यहाँ उस प्रकार का कोई संघ नहीं है जो राजनीतिक दबाव से या अन्यथा गलत कार्य करवाए। चूँकि अब आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, तो हम लोग जो हमारे स्टेट रिसोर्स पर्सन हैं और ARCs हैं, इनके माध्यम से और इंटेलिजेंस गठित करके कि जिन जगहों पे इनका आना जाना कम है और जिन जगहों पे अटेंडेंस कम हो रही है, उन जगहों पे हम बिल्कुल कड़ाई से कार्रवाई करेंगे। और चूँकि ये मुद्दा पहली बार आप मेरे सामने संज्ञान में लेकर आए, तो आगे वाले समय में इसको हम गंभीरता से लेते हुए इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, फर्जी प्रार्थना पत्र देकर पुलिस और शासन को गुमराह करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कब तक की जाएगी? देखिए, प्रार्थना पत्र चूँकि हमारा ये मानना है कि आदमी का मूल अधिकार है, तो कभी भी कोई प्रार्थना पत्र को इस दृष्टि से नहीं देखा जाता कि उसके पीछे कोई मैलाफाइड इंटेंशन है, या फिर किसी और किसी गलत भावना से उसको प्रेषित किया गया है। लेकिन इस तरह के प्रकरण हमारे सामने आते हैं जहाँ पे 9, 10, 11 बार या एक ही व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तियों को लेकर आ रहा है, तो उसको हम जरूर हतोत्साहित करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर इस प्रकार की तुम्हारी भूमिका रही, इसीलिए डायरेक्ट जो व्यक्ति शिकायत करता है उसी से शिकायत दी जाती है। और इस प्रकार की जो एक्सरसाइज पहले होती थी जिसमें कि कोई व्यक्ति उसको लेकर आ रहा है, इसको लगातार हतोत्साहित करके शीर्ष अधिकारी इस पर कड़ाई से डांट कर उसको हटा दिया जाता है। और ये देखा गया है कि एक बार अगर इस तरह की सख्त चेतावनी चली जाती है, तो फिर वो व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह का कार्य करे। और अब अमूमन कम से कम सभी शीर्ष अधिकारी कार्यालयों में इस प्रकार की जो संदिग्ध भूमिका वाले लोग होते थे उनका आना जाना कतई नहीं। लास्ट सर, जिले में कई जगहों पे बिजली के हाई टेंशन जर्जर तार टूटकर गिरते रहते हैं, लोगों को धन और जन की हानि उठानी पड़ती है,
और इसकी शिकायत कई बार लोग कर चुके हैं विभाग में, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं तार, कहीं खंभों का मतलब नवीनीकरण नहीं कराया जा पा रहा है। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? शासन द्वारा एक बहुउद्देशीय योजना अधिकांश लॉन्च की गई है। उसका जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और नागरिकों के माध्यम से इस प्रकार का चंडीकरण किया गया विगत साल में, जहाँ पे इस तरह की समस्याएं हैं और उनका टेंडर वर्तमान प्रगति में है। और लगभग अगले 3 से 4 माह में हम देखेंगे कि कई जगहों पे जहाँ पे इस तरह की समस्याएं थी, वहाँ पर हम लोग रिपेयर कर चुके हैं। धन्यवाद सर। आपके जनपद के वासियों के लिए और बतौर जिला अधिकारी क्या संदेश देना चाहते हैं? शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं सर्वप्रथम तो सभी जनपद वासियों को यह उनको बताना चाहूँगा और उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है इस भाव से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा और सर्विस सभी नागरिकों को दे पाएँ। और इसी कारण से विभिन्न पहल, चाहे वो स्मार्ट विलेज की हो, हर गांव में विद्यालय ज्ञानालय बनाने की हो, जनसंवाद दिवस की हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों की अवेलेबिलिटी की बात हो, तो ये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप विश्वास जताते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए भदोही को, उसका जो भविष्य है एक भव्य भदोही के रूप में सजोते हुए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी भदोही का नाम न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि पूरे देश के पटल पर एक सुंदर, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण और एक प्रगतिशील जिले के रूप में जाना जाएगा। DNI टुडे को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्तालाप के लिए।